कैसे हो आप सभी लोग, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे साथियों। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूं कि आप बहुत ही स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे, है ना। अब अपन देखो चर्चा करते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत धार्मिक पर्यटन स्थलों की। सबसे पहली बात तो आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्यटन स्थल। पर्यटन स्थलों की अगर अपन चर्चा करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमने उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया हुआ था। किस तरीके से डिवाइड किया हुआ था कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले हमने धार्मिक पर्यटन महत्व के जो है आपके ऐतिहासिक महत्व के पर्यटन स्थल पढ़े थे। फिर हमने ये बात की थी धार्मिक पर्यटन के महत्व के पर्यटन स्थल आज हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम प्राकृतिक महत्व के पर्यटन स्थल पर हम चर्चा करेंगे। तो है ना, आइए हम पहले ये देख लेते हैं कि आज हमें धार्मिक महत्व के जो पर्यटन स्थल है उसके अंतर्गत कौन कौन स्थलों का हमें जो है आज पढ़ना है ना। तो आज हम बात करेंगे जो है धार्मिक पर्यटन स्थल की, है ना। धार्मिक पर्यटन स्थल की हम चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत आज हम क्या क्या देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आपका सबसे प्रमुख शहर जो है आपका उज्जैन। उज्जैन पर हम बात करेंगे, हम ओमकारेश्वर पर बात करेंगे, है ना। हम ओमकारेश्वर पर बात करेंगे क्योंकि ये यहाँ पर ये दोनों की सबसे पहले चर्चा इसलिए करना जरूरी क्योंकि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो है आपका 12 ज्योतिर्लिंगों की अगर अपन बात करें मध्य प्रदेश के अंतर्गत तो 2 ज्योतिर्लिंग आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे उज्जैन की, ओमकारेश्वर की बात करेंगे, हम जो है हम महेश्वर की बात करेंगे। महेश्वर की चर्चा करेंगे जो खरगोन के अंतर्गत आता है आपका, जो खरगोन के अंतर्गत आता है। हम जो है हम भोजपुर की बात करेंगे, भोजपुर की बात करेंगे, है ना। ये आता है आपका रायसेन के अंतर्गत आता है ना। हम बात करेंगे जो है चित्रकूट की बात करेंगे, हम महर सतना की बात करेंगे, ये जो है आपके दोनों ही सतना के अंतर्गत आते हैं, है ना। हम बात करेंगे आपका जो है हम बात करेंगे बड़वानी की बात करेंगे हम, है ना। बड़वानी की हम बात करेंगे जिसके अंतर्गत 52 गजा हमको देखने को मिलती है। फिर अपन बात करेंगे जो है ऊन की हम बात करेंगे। देखो महेश्वर की चर्चा की है, एक आपका ऊन आता है, ऊन भी खरगोन के अंतर्गत आता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे, है ना। अपन ऑल ओवर देखो बहुत ही शानदार तरीके से धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों की हम बात करेंगे, एक एक करके चीज़ों को हम सीखेंगे, है ना। अगर आपने जो है इसके पहले वाली क्लासेस नहीं देखी, पहले इसकी 2 क्लास जो मैं आप लोगों को करवा चुका हूं, अगर आपने वो नहीं देखी है तो आप ज़रूर से ज़रूर उन चीज़ों को, उन क्लासेस को आप ज़रूर से ज़रूर देख लें। हम आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं अब सबसे पहले उज्जैन शहर की, क्योंकि सबसे प्रमुख जो शहर है जिसे मंदिरों का शहर कहा जाता है, जिसका एक इतिहास भी है, एक धार्मिक महत्व भी है, जिसकी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। तो आइए अपन बढ़ते हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थलों में सबसे पहले हम बात करेंगे उज्जैन की, है ना। सबसे पहले हम उज्जैन की बात करेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए कि उज्जैन के अंतर्गत हमें क्या क्या देखना है। सबसे पहले हम उज्जैन की बात करेंगे, है ना। उज्जैन की जब हम चर्चा करते हैं तो सबसे पहले हमें ये देखने को मिलता है कि हम थोड़ी सी एक पॉइंट में आप लोगों को बता देता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत 12 पवित्र स्थान घोषित किए गए हैं। 12 पवित्र स्थान आपके घोषित किए गए हैं, जिनमें से एक आपका कौन सा है, एक आपका है उज्जैन, है ना। 12 पवित्र स्थल घोषित किए गए हैं जिसमें से एक आपका है उज्जैन। उज्जैन के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें फेमस हैं आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि उज्जैन की अगर अपन बात करें, उज्जैन में अंतर्गत सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि उज्जैन के अंतर्गत अगर हम सबसे पहले देखें तो यहाँ पर 12 वर्ष में कुंभ का मेला लगता है। सबसे इम्पोर्टेंट अगर अपन बात करें 12 वर्ष में यहाँ पर कुंभ का मेला देखने को मिलेगा आपको। अगर अपन उज्जैन के अन्य नामों की अगर अपन बात करते हैं ना, अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो इसको कनक श्रृंगा के नाम से भी जाना जाता है, कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता है, हेम श्रृंगा के नाम से इसे जाना जाता है, हेम श्रृंगा के नाम से इसे जाना जाता है, उज्जैनी के नाम से जाना जाता है उसे, अवंती के नाम से भी इसे जाना जाता है, अवंती उज्जैनी के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। अन्य नाम की अगर अपन बात करें तो हमने क्या देखा, कनक श्रृंगा, हेमश्रृंगा, उज्जैनी, अवंती के नाम से भी इसे जाना जाता है। 12 जनपदों में से ये एक था, अवंती जो था वह 12 जनपदों में से एक है। अवंती की अगर अपन बात करें, यह कौन से तट पर बसा हुआ है, अगर अपन नदी की बात करें तो ये क्षिप्रा तट पर बसा हुआ है। नदी की अगर अपन बात करें तो क्षिप्रा नदी पर तट पर बसा हुआ ये, है ना। और क्षिप्रा का जो उद्गम स्थल है वह इंदौर के पास से काकरी बरडी से आपको देखने को, उसका उद्गम स्थल आप लोगों को देखने को
मिलेगा, है ना। ये आप लोगों को चीज़ ध्यान में रखना है कि ये कौन से तट पर बसा हुआ है, और शिप्रा के तट पर ही ये 12 वर्षों में जो है आपका प्रत्येक 12 वर्षों में आप लोगों को क्या यहाँ पर कुंभ का मेला देखने को मिलेगा। कुंभ का मेला आयोजित करवाया यहाँ पर जाता है। उज्जैन को हम अगर अपन बात करें महलों, उज्जैन को अगर अपन बात करें तो इसको मंदिरों का शहर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिरों के शहर के नाम से इसे जाना जाता है। मंदिरों के शहर के नाम से मेरे दोस्तों इसे जाना जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें आप लोग एक एक करके जैसे जैसे मैं आप लोगों को पढ़ाता जा रहा हूँ, आप एक काम करना, इनको नोट डाउन करते हुए चलना। एक ऐसा सार संग्रह आप लोगों के पास में जो है अभी बन जाएगा, जिससे आप लोगों को अन्य कोई चीज़ देखने को, अन्य कहीं से भी कोई चीज़ देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। आगे की तरफ हम जब बढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है उज्जैन एक ऐसा शहर है जहाँ पर उज्जैन एक ऐसा शहर जहाँ पर सर्वाधिक मेले आप लोगों को देखने को मिलेंगे। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? आपके उज्जैन के अंतर्गत देखने को मिलेंगे सर्वाधिक मेले, है ना। कई सारे धार्मिक मेले भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। इसलिए यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को लिखा हुआ है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत सर्वाधिक जो मेले लगते हैं, यहाँ पर सर्वाधिक जो मेले लगते हैं वो कहाँ लगते हैं? उज्जैन के अंतर्गत लगते हैं। उज्जैन के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये थोड़ी सी अपन ने आउट ऑफ थोड़ा सा बाहरी कड़ियाँ इसकी अपन ने देखी हैं। अब अंदर के अंतर्गत इसके अंतर्गत हम अंदर की चीज़ों की बात करेंगे कि कौन कौन से धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल इसके अंतर्गत मौजूद हैं। जैसे कि मंदिरों की बात करेंगे, मकबरों की बात करेंगे, गुफाओं की बात करेंगे, जो धार्मिक महत्व के अंतर्गत आती हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए अन्य पर्यटन स्थल, है ना। अब आप हेडिंग डाल लीजिए अन्य पर्यटन स्थल, है ना। इसको मैं थोड़ा सा रफ कर देता हूँ। अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं, है ना। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और कुछ अन्य पर्यटन स्थल इसके अंतर्गत देखते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जो है हमारा उज्जैन जो है, यहाँ पर एक भारत का एकमात्र, है ना, एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है, जिसे महाकालेश्वर के नाम से भी जाना जाता है ना। महाकाल के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। अब ये सारी की सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें अपन इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे, है ना। वहीं अगर अपन बात करें, देखो एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग की हमने यहाँ पर बात की है। और कौन कौन से पर्यटन स्थल आप लोगों को इसको देखने को? हरसिद्धि मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। हरसिद्धि मंदिर के पीछे भी आप लोगों की एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। गोपाल मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मंगलनाथ आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। गढ़ कालिका का मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। भ्रतहरि की गुफाएं देखने को मिलेंगी। संदीपनी आश्रम आप लोगों को देखने को मिलेगा। जनार्दन राम जानकी देखने को मिलेगा। जनार्दन राम मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें, यहाँ पर नवग्रह मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। कालिया देह आप लोगों को देखने को मिलेगा। काल भैरव मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। काल भैरव मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो है आपका, अगर अपन बात करें बहरों का रोजा, चिंतामण गणेश, नवग्रह मंदिर, रूमी का मकबरा, है ना। देखो कौन कौन सी चीज़ें हमने देखी हैं। हरसिद्धि मंदिर हो गया है, गोपाल मंदिर हो गया है, मंगलनाथ हो गया, गढ़ कालिका मंदिर हो गया, भरतहरि की गुफाएं आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक आप लोगों को देखो संदीपनी आश्रम आप लोगों को यहाँ पर देखने का मोस्ट इंपॉर्टेंट ही आता है। जनार्दन राम मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। नवग्रह का मंदिर आपने को देखेगा। कालिया देह आप लोगों को देखने को मिलेगा। काल भैरव का मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। बहरों का रोजा, चिंतामण गणेश, नवग्रह मंदिर। अगर अपन बात करें रूबी का मकबरा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताई हैं। देखो अगर अपन बात करें यहाँ पर हरसिद्धि मंदिर की, तो हरसिद्धि मंदिर के पीछे की स्टोरी ये है आपकी कि यहाँ पर विक्रमादित्य जो राजा हुआ करते थे, विक्रमादित्य ने, अगर अपन बात करें यहाँ पर हरसिद्धि देवी को प्रसन्न करने के लिए अपने शीश को काटकर दान किया था। उन्होंने 11 बार अपने शीश को जो है माता को समर्पित किया था, माता को भेंट किया था, और 11 बार ही उनका जो शीश जो उन्होंने काटकर माता को समर्पित किया था वह वापस ही उनके शरीर से जुड़ गया था। तो ये एक आप लोगों को स्टोरी मैंने आप लोगों को हरसिद्धि मंदिर के बारे में बताई है। वहीं अगर अपन बात करें गोपाल मंदिर की तो गोपाल मंदिर भी मैंने आप लोगों को बताया है। मंगलनाथ की अगर अपन बात करें तो मंगलनाथ आपका पृथ्वी का केंद्र बिंदु, मंगलनाथ को हम पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहते हैं। इंपॉर्टेंट है मंगलनाथ है जो मंगलनाथ, उसको पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा जाता है। यहाँ पर मांगलिक लोगों की भात पूजा करवाई जाती है। यहाँ पर कौन सी पूजा करवाई जाती है? भात पूजा करवाई जाती है।
ये भी याद रखना। मंगलनाथ के अंतर्गत मंगलनाथ पृथ्वी का केंद्र बिंदु, भात पूजा यहाँ पर करवाई जाती है। आप मुझे बताएं कि जो है आपका मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु कौन है, ये आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर से जरूर बताएं। गढ़कालिका का मंदिर है, भरतहरि की गुफाएं आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। संदीपनी आश्रम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी हैं, और ये बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर आप लोगों को डिस्कस की हैं, जिसके अंतर्गत आप लोगों के क्वेश्चन सीधे सीधे एग्जाम के अंतर्गत यहाँ से आते हैं। आगे अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर आता है एक 24 खंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। 24 खंबा की अगर अपन बात करें, 24 खंबा आप लोगों को देखने को मिलेगा। डाक वाला आप लोगों को देखने को मिलेगा। डाक वाला जो है आपका पुरातात्विक स्थल है। डाक वाला जो है आपकी वेधशाला, आप लोगों को डाक वाला वेधशाला देखने को मिलेगी। आपको डाक वाला वेधशाला आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अगर अपन बात करें, हमने उज्जैन की चर्चा की है और काफ़ी सारी विस्तृत तरीके से यहाँ पर ऑल ओवर अगर अपन बात करें, सारे के सारे मंदिर हो, चाहे मकबरे हो, आप लोगों को कोई गुफा हो, वो भी सारी की सारी, कोई आश्रम, संदीपनी आश्रम जैसे कि अगर हमने बात की, तो यहाँ पर बहुत सारे मंदिरों की यहाँ पर चर्चा की है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। अब अपन नेक्स्ट जो है आपका जो है पर्यटन स्थल की हम बात करेंगे। ओमकारेश्वर की। देखो ओमकारेश्वर की अगर अपन चर्चा करें तो ओमकारेश्वर के अंतर्गत भी आपका एक ज्योतिर्लिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग है। आपका 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, हमने अभी महाकाल मंदिर की बात की, एक महाकाल ज्योतिर्लिंग की बात की है। वही अगर अपन बात करें, ये जो आपका ओंकारेश्वर है, ये आपका खंडवा जिले के अंतर्गत आता है ना। ओंकारेश्वर की अगर अपन बात करें, ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। नदी की अगर अपन बात करते हैं तो ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है ना, नर्मदा नदी के तट पर है ये, है ना। अगर अपन बात करें ओमकारेश्वर, इसका नाम क्यों पड़ा, अगर आप जो है इसकी आकृति देखेंगे तो इसकी आकृति जो है ओम के आकार की आपको देखने को मिलेगी। आकृति की अगर अपन बात करें तो इसकी आकृति कैसी है मेरे दोस्तों, ओम की आकृति है, इसलिए इसे ओमकारेश्वर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, ओमकारेश्वर के नाम से यहाँ पर जाना जाता है ना। अगर अपन बात करें, देखो इसके अंतर्गत अपन प्रमुख पर्यटन केंद्र की अगर अपन बात करें, देखो 24 अवतार मंदिर, आप 24 अवतार आप लोगों को देखने को मिलेगा। सिद्धनाथ मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। 24 अवतार देखने को मिलेगा, सिद्धनाथ मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। मार्कंडेय आश्रम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों का पूछा जाता है। मार्कंडेय आश्रम कहाँ पर है, तो मार्कंडेय आश्रम आपका ओमकारेश्वर के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगा। भगवान शंकर के यहाँ पर छोटे छोटे मंदिर आप लोगों को कई सारी मात्रा में देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर अपन बात करें, यहाँ पर केदारेश्वर मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, सिद्धनाथ मंदिर आप लोगों को देखने का। सबसे इंपॉर्टेंट गौरी सोमनाथ मंदिर की अगर अपन बात करें, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। और सतमातृक मंदिर, ये दोनों ही बहुत फेमस हैं और पिछली एग्जामों में पूछे गए। आप प्रीवियस ईयर्स के अगर आप क्वेश्चन लगाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि गौरी सोमनाथ मंदिर और सतमातृक मंदिर, ये आप लोगों की एग्जाम के अंतर्गत पहले पूछे गए हैं, है ना। ओमकारेश्वर के अंतर्गत देखो, हम अभी धार्मिक पर्यटन स्थलों की बात कर रहे हैं, तो हम सिर्फ धार्मिक चीज़ों पर ही फोकस करेंगे, है ना। क्या करेंगे, हम केवल धार्मिक चीज़ों पर के अंतर्गत ही फोकस करेंगे। क्योंकि होता क्या है कि अगर अपन बात करें, यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड तो कर दूंगा, लेकिन वो धार्मिक जो है आपके पर्यटन के स्थल के जो धार्मिक महत्व के पर्यटनों की कैटेगरी के अंतर्गत नहीं आएंगी। हम जब जिले पढ़ेंगे, जिले के अंतर्गत सारी चीज़ें एक एक करके जब पढ़ेंगे, तो उन सभी चीज़ों को इंपॉर्टेंट जो सारी चीज़ें जिलों के अंतर्गत इंक्लूड होंगी, वो पूरी की पूरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और जबकि हम टॉपिक वाइज पढ़ रहे हैं, तो टॉपिक वाइज हम चीज़ों को सीख रहे हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट कि हम टॉपिक वाइज चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसे कि अब यहाँ पर अगर अपन बात करें, मैंने जैसे कि यहाँ पर अगर अपन बात करें आप लोगों को, जैसे मैंने यहाँ पर ओमकारेश्वर के अंतर्गत काजल रानी गुफा आप लोगों को साथ में मैं इंक्लूड कर सकता हूँ, लेकिन मैंने ये चीज़ें इंक्लूड नहीं की हैं। जैसे उज्जैन की बात करें, मैंने वहाँ पर भरतहरि की गुफाएं बताई थी, है ना। जैसे सांदीपनी आश्रम बताया था, तो वहाँ पर ये चीज़ें मैंने इंक्लूड करी थी। लेकिन जो चीज़ें धार्मिक महत्व की होंगी, हम केवल वही चीज़ों पर यहाँ पर डिस्कस करेंगे। बाकी अदरवाइज अपन ने जैसे जब गुफाएं पढ़ी, तो गुफाएं पूरी हमने पढ़ ली हैं, है ना। जैसे कि हमने, जैसे कि अगर अपन बात करें, तो मैंने आपको गुफाएं पढ़ाई हैं, अलग से पढ़ाई हैं, उसका टॉपिक अलग से पढ़ा। मेला है तो मेला अलग से पढ़ाया है, पर्वत पठार, बहुत सारे चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्लासेस देखनी है, संपूर्ण एकेडमी की प्लेलिस्ट में जाएं, आपको कई सारे टॉपिक वहां पर देखने को मिलेंगे, जो कि सविस्तार तरीके से मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। आगे की तरफ अगर अपन बढ़ते हैं, तो देखो यहाँ पर अगर अपन बात करें, इसमें कौन कौन सी गुफाएं हैं, आप लोगों को देखो काजल रानी गुफा देखने को मिलेगी। अब चीजें अपन देख लेते हैं। देखो एक तो यहाँ पर आपको काजल रानी गुफा देखने को मिलेगी, है ना। अगर अपन बात करें गोविंद भगवत पदा की गुफा,
ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। घाट की अगर अपन बात करें तो देखो इसमें एक तो आपका पेशावर घाट आपको देखने को मिलेगा, फैन से घाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, फैन से घाट, पेशावर घाट मिलेगा, फैन से घाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, नर्मदा घाट आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ये सारी की सारी चीजें आपको ओमकारेश्वर के अंतर्गत देखने को मिलेंगी, जो धार्मिक महत्व के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो यहां पर हमने ओमकारेश्वर की चर्चा कर ली है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, महेश्वर की चर्चा कर लेते हैं। देखो महेश्वर की अगर अपन बात करें तो ये खरगोन के अंतर्गत आता है, महेश्वर है ना, जो खरगोन के अंतर्गत आता है, आपका खरगोन के अंतर्गत आता है ना। और अगर अपन बात करें ये नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है ना। अब देखो महेश्वर की अगर अपन बात करें, चंदेरी की साड़ियाँ और महेश्वर की जो साड़ियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन अपन यहाँ पर थोड़ा सा उसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं महेश्वर के अंतर्गत। महेश्वर में देखो साड़ियाँ बहुत फेमस हैं, बहुत चर्चा होती है महेश्वर की साड़ियों की, है ना। तो अपन यहाँ पर धार्मिक महत्व का अगर अपन देखेंगे तो धार्मिक महत्व के पर्यटन स्थल की अपन चर्चा करेंगे। थोड़ी सी चीज़ें अपन यहाँ पर क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ धार्मिक पर्यटन के महत्व की यहाँ पर चर्चा की जाएगी। अगर अपन बात करें इसके अन्य नाम की, अन्य नाम की अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ पर इसका जो है महिष्मती के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसकी स्थापना की अगर अपन बात करें, इसकी स्थापना अहिल्याबाई ने की थी, अहिल्याबाई द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, है ना। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चीज़ें देखी हैं। अभी तो एक ये देखा है कि ये जो खरगोन महेश्वर जो है खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है और नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ है। इसका अन्य नाम की अगर अपन बात करें महिष्मती है, और स्थापना की बात करें तो अहिल्याबाई द्वारा स्थापना इसकी की गई थी। मुझे लगता है कि कोई चीज़ यहाँ पर जो है कोरिलेट कर रही है तो इसको जो है इंक्लूड करना, अगर मुझे लगता है तो अपन इसको इंक्लूड करेंगे, है ना। तो कई सारी चीज़ें हैं। वैसे तो अपन देखो पर्यटन स्थल केंद्र की, पर्यटन केंद्र की अगर अपन बात करें देखो तो कौन कौन से मंदिर यहाँ पर धार्मिक महत्व के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले अपन बात करें देखो भवानी माता का मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, भवानी माता का मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, अहिलेश्वर मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, बाणेश्वर शिवालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करें बिट्ठा जी की छतरी आप लोगों को देखने को मिलेगी, सहस्त्रजाला जलप्रपात आप लोगों को देखने को मिलेगा, अहिल्या संग्रहालय आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये अहिल्या संग्रहालय मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है आपका। वहीं अगर अपन बात करें होलकर की छतरियाँ, ये भी आप लोगों को जो है कहाँ पर देखने को मिलेगी, महेश्वर के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। अब अपन आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो है आपके पर्यटन स्थल की बात करते हैं। देखो भोजपुर की चर्चा करते हैं। भोजपुर की अगर अपन बात करें, भोजपुर के अंतर्गत एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर भोजपुर जो मंदिर है इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है ना। जिसे हम क्या कहते हैं, उत्तर भारत का सोमनाथ की जो है इसे कहा जाता है। यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थित है। यहाँ पर अगर अपन बात करें भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं स्थापित है तो वो है आपके भोजपुर मंदिर के अंतर्गत स्थित है। देखो भोजपुर की हम बात करते हैं तो ये जिला रायसेन के अंतर्गत आता है, बेतवा नदी के तट पर ये बसा हुआ है ना। कुमारगांव से बेतवा नदी निकलती है। याद रखना है जब नदियाँ पढ़ाई थी तो नदियाँ वाली क्लास आप जरूर से जरूर एक बार देख लेना, है ना। वहीं अगर अपन बात करते हैं राजा भोज द्वारा निर्मित भोजपुर मंदिर का निर्माण देखो यहाँ पर करवाया गया था, जिसके अंतर्गत अपन बात करें यह उत्तर भारत का सोमनाथ, इसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। उत्तर भारत का सोमनाथ, है ना, उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है। इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और यह है अगर अपन बात करें यहाँ पर अगर अपन बात करते तो इसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग, भारत का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो यहीं पर स्थापित किया गया। वहीं पर यहाँ पर कहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जो शिवलिंग है वो यहीं पर आपको देखने को मिलेगा। और कौन सी चीज़ अपन यहाँ पर देखने को मिलेगी, पार्वती गुफा आप लोगों को देखने को मिलेगी, आचार्य मातुंगा की समाधि आप लोगों को देखने को मिलेगी, साइक्लोपियन बांध आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अपन ने कौन कौन सी जो है धार्मिक पर्यटन स्थलों की चर्चा की है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि उत्तर भारत का सोमनाथ, उत्तर भारत का सोमनाथ वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है, आप ये हमेशा याद रखना। और सबसे बड़ा शिवलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, शायद आप लोगों को ना पता हो या हम बात करते हैं वो डीपली फैक्ट है। ये भारत का सबसे बड़ा शिवलिंग कहीं पर स्थापित है तो भोजपुर मंदिर में स्थापित, जिसे उत्तर भारत का सोमनाथ कहा जाता है, जिसका जो है आपका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था, राजा भोज के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आइए अपन आगे बढ़ते हैं।
देखो अब बात करते हैं अपन जो है चित्रकूट और महर की। ये दोनों ही आपके सतना जिले के अंतर्गत आते हैं, है ना। और धार्मिक महत्व के अंतर्गत चित्रकूट का और सतना की अगर अपन बात करें, इनका एक अलग ही विशिष्ट स्थान है। और क्यों इनका एक विशिष्ट अलग स्थान है, अपन उसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ चित्रकूट, ये भी आपका सतना के अंतर्गत आता है ना। और यहाँ पर अगर अपन बात करें महर, ये भी आपका सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है ना। चित्रकूट की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर देखो जो है, अगर अपन बात करें चित्रकूट की, तो चित्रकूट के अंतर्गत ये धार्मिक मान्यता है कि यहाँ पर जो है भगवान राम ने जो है आपका 11 वर्षों तक आपका वनवास यहीं पर काटा था। मतलब कि वनवास का अधिकांश समय आपको कहाँ देखने को मिलेगा, चित्रकूट के अंतर्गत भगवान राम ने लगभग 11 वर्षों तक, भगवान राम ने लगभग 11 वर्षों तक यहाँ पर वनवास काटा था, है ना। यहाँ पर वनवास काटा था। वहीं अगर अपन बात करें चित्रकूट के अंतर्गत आपको तुलसी संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। चित्रकूट के अंतर्गत आपको तुलसी संग्रहालय भी देखने को मिलेगा। और तुलसीदास जी की अगर अपन बात करें, जिन्होंने रामचरितमानस की जो है रचना की थी, वो भी यहीं से आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सतना की अगर मैं बात करूं, महर में अगर अपन बात करें, महर की अगर अपन बात करें जो कि सतना के अंतर्गत ही आता है, तो यहाँ पर माँ शारदा भवानी मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। सबसे फेमस माँ शारदा भवानी मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, है ना। ये आपका सतना के अंतर्गत ही आता है। माँ शारदा भवानी पीठ आप लोगों को सतना के अंतर्गत देखने को मिलेगी। कुछ अन्य पर्यटन स्थल की अगर अपन बात करें, देखो यहाँ पर कौन कौन से पर्यटन स्थल आप लोगों को धार्मिक महत्व के अंतर्गत देखने को मिलेंगे। देखो इसका एक विशिष्ट स्थान है, सतना का एक विशिष्ट स्थान है। माँ शारदा भवानी का मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। भगवान राम ने भी अगर अपन बात करें तो अधिकांश वर्ष जो है माता सीता, लक्ष्मण और जो है आपके तीनों की अगर अपन बात करें, माता सीता की बात करें या लक्ष्मण जी की बात करें या राम जी की बात करें, तो अधिकांश समय अगर आपने देखा तो चित्रकूट के अंतर्गत आपको देखने को जो है मिलेगा। वहीं अगर अपन बात करते हैं हनुमान धारा आप लोगों का पिछली एग्जामों में पूछा जा चुका है। हनुमान धारा की बात करें तो वो देखने को मिलेगा आपको सतना के अंतर्गत। कादम्बरी पर्वत आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्फटिक शिला की अगर अपन बात करें, स्फटिक शिला आप लोगों को देखने को मिलेगी, है ना। और ये स्फटिक शिला बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, पूछी जाती है। स्फटिक शिला की अगर अपन बात करें, देखो सबरी जलप्रपात की अगर अपन बात करें, सबली जलप्रपात आप लोगों को यहीं पर देखने को मिलेगा। आला उदल तालाब आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। गोलमठ मंदिर आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, है ना। अलाउद्दीन कर्म स्थली अगर अपन बात करें तो ये अलाउद्दीन की कर्म स्थली रही है। देखो माँ शारदा भवानी से संबंधित एक फैक्ट, एक रोचक कथा ये भी है ना, कि जो माँ शारदा भवानी जो पीठ है आपकी महर सतना के अंतर्गत, वहाँ पर आज भी जो है आला उदल के द्वारा पूजा करी हुई ही मिलती है। वहाँ पर अगर अपन बात करें, कोई रात नहीं रुक सकता है। अगर कोई रात रुकता है तो ऐसा माना जाता है कि वह जो है निश्चित रूप से जो है स्वर्गवासी हो जाता है। मतलब कि कोई भी वहाँ पर नहीं रुकता है रात को, क्योंकि अगर अपन बात करें, अगर हम माँ शारदा भवानी पीठ की अगर अपन बात करें, ये बहुत फेमस मंदिर है, बहुत ही पुराना, बहुत फेमस मंदिर है। और यहाँ पर अगर अपन बात करें, देखो आला उदल की जो मोहब्बत चंदेरी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पर वो लोग क्या करते हैं, माँ शारदा भवानी की पूजा करने के लिए रोज आते हैं। और जब भी सुबह मंदिर के पट खोलता है पुजारी, तो उन्हें पूजा करी हुई ही मिलती है। ये एक रोचक कहानी जो है महर सतना के अंतर्गत माँ शारदा भवानी पीठ से मैंने आप लोगों को सुनाई है ना। तो हम अब आगे बढ़ते हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर कंप्लीट करती हैं। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो है धार्मिक महत्व का पर्यटन स्थल। देखो अब अपन चर्चा करते हैं ऊन की। देखो ऊन की हम चर्चा करें तो ऊन जो है हमारा एक जो है खरगोन के अंतर्गत आने वाला एक स्थल है। वहीं अगर अपन बात करें तो यहाँ पर आपको जैन धर्मों से और भगवान शंकर के जो है भगवान शंकरों के मंदिरों का समूह देखने को मिलेगा, है ना। परमार कालीन था ये। देखो ऊन जो है एक खरगोन के अंतर्गत आता है आपका, एक तो ये खरगोन के अंतर्गत आता है आपका। और अगर अपन बात करें परमार कालीन जैन एवं शिव मंदिर, है ना, जैन एवं शिव मंदिर का समूह आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। कौन कौन से इसके अंतर्गत जो है आपके भगवान शंकर के मंदिर हैं या किसी दूसरे अगर भगवानों के मंदिर के, तो सबकी चर्चा अपन करते हैं। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें, यहाँ पर केशव मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। खेड़ापति हनुमान मंदिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, है ना। कौन कौन से मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, एक तो आपका केशव मंदिर हो गया है,
खेड़ापति हनुमान मंदिर, ये आपका पूछा जा चुका है एग्जाम के अंतर्गत, है ना। खेड़ापति हनुमान जी मंदिर आप लोगों को याद रखना है। वहीं अगर अपन बात करें नवघरे मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, दामखेड़ा मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा, नन्हेश्वर शिव मंदिर आप लोगों को देखने को मिलेगा। देखो आगे अगर अपन बात करें, यहाँ पर पेशवा बाजीराव की समाधि भी आप लोगों को देखने को मिलेगी और लूला बाबा की समाधि, ये दोनों ही समाधि आप लोगों को खरगोन डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत ऊन क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। भीलट देव मंदिर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, तो भीलट देव मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब अपन देखो, अब हमारा क्या बचा हुआ है, एक बड़वानी बचा हुआ है। बड़वानी के अंतर्गत आप लोगों को मैं बताऊं तो यहाँ पर 52 गजा जो है भगवान आदिनाथ की मूर्ति स्थापित की गई है बड़वानी के अंतर्गत। एक ये भी आप लोगों का एक फैक्ट है जो मैं बड़वानी में आप लोगों को बता रहा हूँ। लेकिन अगर अपन बात करें बड़वानी की, तो बड़वानी और जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी धार्मिक स्थल हैं वो हम अलग से उस चैप्टर को हम पढ़ेंगे, है ना। चाहे वो बौद्ध धर्म से हो, जैन धर्म से हो, तो यहाँ पे जितने भी जैन एवं बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर हैं वो हम अलग से एक चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ पर आज हमने किस चीज़ की बात की है, मध्य प्रदेश के अंतर्गत जितने भी आपके प्रमुख जो है धार्मिक पर्यटन स्थल थे उसकी चर्चा हमने यहाँ पर आज की है। और उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इसके आगे हम अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत प्राकृतिक पर्यटन स्थलों की बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो को आप ज़रूर से ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे और संपूर्ण अकेडमी के यूट्यूब चैनल को आप ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। ये हमारी यूट्यूब फैमिली है जिसे हम बड़ा करेंगे, आप बड़ा करना चाहते हैं और आप हमसे जुड़िएगा, हम आपसे जुड़ेंगे, है ना। तो फिर हम मिलते हैं, इसके अगली वाली क्लास को कंटिन्यू करेंगे इसी चैप्टर को। तब तक के लिए आप मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।